नमस्कार, कैसे हो आप लोग? सब बने बने बढ़िया बढ़िया शानदार जानदार झकास पढ़ रहे हो? कैसे भाई, पढ़ रहे हो ना? तो आज हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन समझना है, ठीक है? तो अब समझते हैं। एक हम लोग बना लेते हैं यहां पर क्या, तो इंडिया, ठीक। ये इंडिया, ओके, इंडिया समझना है, ठीक। इंडिया समझना है। अब इंडिया, इंडिया में आप देखो यहां पर नागपुर, क्या जी, नागपुर भाई, नागपुर। और यहां पर आप देखोगे तो ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक। अब समझो, यहां पर नागपुर और यहां पर आपका छत्तीसगढ़, देखो छत्तीसगढ़, ओके, ठीक। ये है दिल्ली, दिल्ली। अब दिल्ली भारत की राजधानी बन चुका है, ठीक। ये आपको जानना है, ठीक। पहले कलकत्ता से रूल करते थे ब्रिटिश लोग, अब दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो चुका है। अब समझना है, बात समझना है। तो क्या होता है, 11 दिसंबर 1853, इस समय रघुजी थर्ड शासक रहेंगे। इनका रोग के कारण हो जाता है क्या, मृत्यु, डेथ कर जाएंगे। रघुजी थर्ड डेथ कर जाएंगे। ये होते हैं निःसंतान, इनका कोई संतान नहीं रहेगा, ठीक। तो इसी समय दिल्ली में कौन है, दिल्ली में है डलहौजी, गवर्नर जनरल डलहौजी हैं। और नागपुर में कौन है, नागपुर में रघुजी थर्ड। बात समझ रहे हो? रघुजी थर्ड क्या कर गए, डेथ कर गए जी, डेथ कर गए। तो डलहौजी एक नीति लेकर आते हैं। कौन सा नीति? हड़प नीति, हड़प नीति। इसी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स, व्यपगत सिद्धांत, जो समझो आप। ये नीति क्या होती है कि जिस राज्य का एक्चुअल उत्तराधिकारी नहीं है, उसको अपने कब्जे में ले लेना है, ब्रिटिशों के कब्जे में ले लेना है। तो अब नागपुर का कोई एक्चुअल उत्तराधिकारी नहीं सर, तो नागपुर का कोई एक्चुअल उत्तराधिकारी नहीं सर, तो नागपुर पर किसका अधिकार सर? तो किसका? ये देखो, तो ब्रिटिशों का। इसी कारण देखोगे तो 1854 से नागपुर पर किसका नियंत्रण हो जाएगा? तो ब्रिटिशों का सर। किसका नियंत्रण? ब्रिटिशों का सर। और ब्रिटिश नियंत्रण कर लेंगे और नागपुर में बैठा देंगे कौन? तो कमिश्नर। नागपुर में बैठा देंगे कमिश्नर। और नागपुर के पहले कमिश्नर बनते हैं मेंसल, याद रख लेना, रेजिडेंट ये रहते हैं ये आपका मेंसल। और नागपुर किसके अधीन है सर? तो नागपुर आपका, नागपुर के अधीन देखोगे तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ नागपुर के अधीन है। तो छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर, ओके, डिप्टी कमिश्नर। और कौन बनाए जाते हैं सर? तो चार्ल्स इलियट। डिप्टी कमिश्नर कौन बन गए सर छत्तीसगढ़ में? तो कौन? चार्ल्स इलियट। कमिश्नर नागपुर के बन गए मेंसल। अब नागपुर और छत्तीसगढ़ किसके कब्जे में? तो ब्रिटिशों के कब्जे में। इतना आपको समझना है, ठीक है। अब शुरू होगा क्या? तो अब शुरू होता है सर क्या? अप्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष शासन, ओके। तो देखो, आपको समझना है 1854, ठीक, यहां से ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में, नागपुर में, ये दोनों जगह में देखोगे तो क्या हुआ? शासन शुरू हो गया। अब आपको जानना है, इसी में समझो, इसी में देखो,
जब रघु जी थर्ड शासन कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू? जिलेदार के थ्रू। किसके थ्रू? जिलेदार के थ्रू। और जिलेदार कितने हुए? 8। आठवां अंतिम जिलेदार कौन बने? अंतिम जिलेदार, तो अंतिम जिलेदार गोपाल राव। ठीक है, अंतिम जिलेदार कौन सर? तो गोपाल राव। ओके, कोई दिक्कत? गोपाल राव। ये अंतिम जिलेदार किसको? तो छत्तीसगढ़ का शासन पावर ट्रांसफर तो करना है ना, सत्ता हस्तांतरण तो करना है ना, यहां पर सत्ता हस्तांतरण जरूरी है। अब सत्ता किसको मिलेगा? किसको? ये कौन थे? मराठे टू ब्रिटिश, तो ब्रिटिश में चार्ल्स इलियट को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता हस्तांतरण किसको हुआ? चार्ल्स इलियट को हुआ। किसने किया? किसने किया सर? तो गोपाल राव ने किया सर। कब किया सर? तो 1 फरवरी 1955 को सर। ओके, क्वेश्चन बनता है 1 फरवरी 1955 अंतिम जिलेदार गोपाल राव सत्ता हस्तांतरण करेंगे चार्ल्स इलियट को। चार्ल्स इलियट कौन? तो डिप्टी कमिश्नर कहां के? छत्तीसगढ़ के। समझ आया? कोई दिक्कत? चार्ल्स इलियट को क्या मिल गया? तो छत्तीसगढ़ का शासन। इतना समझ आया? अब समझते हैं। अब सीक्वेंस वाइज देखो। जब छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में क्या है ना? तो डिप्टी कमिश्नर। और नागपुर में जी, नागपुर में क्या? तो कमिश्नर। ठीक, छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर, और छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ में सहायक कमिश्नर और अतिरिक्त कमिश्नर भी बनाए गए। सहायक कमिश्नर, ओके, सहायक कमिश्नर और अतिरिक्त कमिश्नर। ठीक है, एडिशनल कमिश्नर। ओके, ये आपको जानना। और ये अतिरिक्त कमिश्नर होते थे, ये केवल और केवल भारतीय बनते थे, केवल और केवल भारतीय बनते थे। इसको याद रख लेना। इसी कारण देखोगे तो अतिरिक्त कमिश्नर 2 बनाए गए छत्तीसगढ़ में, एक तो बिलासपुर में और एक रायपुर में। 2 याद रख लेना, एक बिलासपुर में और एक रायपुर में। तो बिलासपुर में देखो जीबी जो अंतिम अधीक्षक थे ना गोपाल राव, उसी को बिलासपुर का अतिरिक्त कमिश्नर बनाया गया। ओके, गोपाल राव को। ठीक है, और रायपुर का देखोगे तो MR याद रख लेना। MR मोहिबुल हसन। ठीक, मोहिबुल हसन। ये रायपुर के क्या बने? अतिरिक्त कमिश्नर बने। तो इस प्रकार से शासन हुआ। अब शुरू हो गया शासन। ओके, अब ये लोग अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से चेंजेस लाएंगे। तो ये लोग कैसे प्रशासनिक व्यवस्था लाए, समझना है। आप प्रशासन कौन कर रहे हैं? तो ब्रिटिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में देखोगे तो अब ब्रिटिशों का प्रशासन चलेगा, ब्रिटिश शासन चलेगा, ब्रिटिश शासन। ठीक, शासन व्यवस्था। अब छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन व्यवस्था को हम लोग अलग अलग वे में बांट कर देखते हैं। ठीक, एक तो हम लोग देखेंगे, इसके प्रशासनिक व्यवस्था को। ओके, कोई दिक्कत? दूसरा हम लोग देखेंगे इसके राजस्व व्यवस्था को। ओके, तीसरा हम लोग देखेंगे इसके न्यायिक व्यवस्था को। ठीक, इसके अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे डाक व्यवस्था को, और इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसके शैक्षणिक व्यवस्था को।
ठीक है, शैक्षणिक। और इसी के अंतर्गत एक और देखोगे तो हो जाएगा देखिए एक पुलिस व्यवस्था, ठीक, ओके, कोई दिक्कत, इतना याद रख लेना। तो ये प्रशासनिक, राजस्व, न्याय, डाक, शैक्षणिक, पुलिस, इन सब व्यवस्था के थ्रू इन लोग का प्रशासन चला है। अब ये लोग प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। मराठा जो कर रहे थे तो कुछ कुछ ये लोग चेंज करेंगे, है ना। तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये लोग सबसे पहला काम किए, अब चार्ल्स इलियट कर रहे हैं ना, तो क्या काम किए सर, तो देखो ये लोग सबसे पहले काम किए हैं तहसीलदारी व्यवस्था लाए हैं, तहसीलदारी व्यवस्था, ओके, तहसीलदारी व्यवस्था, ये आपको जानना है। और आप देखोगे तो 1 फरवरी, या आप ये लिख लो सीधा, 1955 में ये लोग 3 तहसील बनाए, 3 तहसील याद रख लेना। कितने? 3। कौन कौन सा सर? तो रायपुर, रतनपुर और धमतरी, तीनों को लिख लो, रायपुर, रतनपुर, धमतरी, 3 तहसील बनाए, याद रख लेना। और इधर अब छोड़ दो ना, पहले हम लोग प्रशासनिक ही देख रहे हैं, ठीक, तो इधर अभी छोड़ दो केवल। अब 3 तहसील में तहसीलदार बैठा दिए, तहसील का प्रमुख तहसीलदार बना दिए। तहसीलदार, तहसीलदार का पेमेंट कितना था? तो 150 रुपये, 150 रुपये प्रति माह, याद रख लेना, वेतन दिया जाता था तहसीलदार को, ठीक है। तहसील के अंडर में, तहसील के अंडर में देखोगे तो जो परगना था, परगना का पुनर्गठन किया गया, ओके, तहसील के अंडर में परगना ही था, याद रख लेना, परगना को तहसील के अंडर में रखा गया। और परगना का प्रमुख उस समय कौन कौन कहलाता था? कौन कहलाता था परगना का प्रमुख? कमाविजदार। तो परगना का पुनर्गठन करके ये क्या कर दिया गया? कमाविजदार के जगह में नायब तहसीलदार ले आया, नायब तहसीलदार, ठीक, नायब तहसीलदार बैठा दिए। तो परगना का पुनर्गठन करके कमाविजदार के जगह में नायब तहसीलदार नियुक्त कर दिए गए। तहसीलदार के अंडर में नायब तहसीलदार जी। बात समझ आ रहा है कि नहीं? बात समझ आ रहा है कि नहीं बताइए? तहसीलदार के जगह में नायब तहसीलदार। अब नायब तहसीलदार बना है, उसको भी तो पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये 150 पाता था और ये पाता था 50 रुपये प्रति माह। ओके, ये आपको जानना है। आप समझिए, ठीक, ठीक है, ठीक है, अब समझिए। इसके बाद 1957 में, 1957 में, ठीक है, 1957 में देखोगे तो 2 नए तहसीलदारी बनाए गए, 2 नए तहसील, 2 नई तहसील, ओके, याद रहेगा, 2 नई तहसील। क्या क्या? तो धमधा, धमधा, दूसरा दुर्ग, धमधा और दुर्ग। अब तहसील कितना हो गया? 3 तो यहां था, 2 ठो यहां बन गया। टोटल कितने तहसील हो गए? 5 तहसील हो गए। हुए ना? तहसील की संख्या 5 5 है ना। कौन कौन सा? रायपुर, रतनपुर, धमतरी, ठीक, धमधा और क्या जी? दुर्ग, दुर्ग है ना, धमधा और दुर्ग। तो याद रख लेना ना, शॉर्ट शॉर्ट में लिख दे, रायपुर, रतनपुर, धमतरी, धमधा, दुर्ग। ये 5 नए तहसील हो गए 57 तक। 57 तक 5 नए तहसील हो गए। तहसील में कौन है?
तहसीलदार, और इसके अंडर में देखोगे तो नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार परगना का प्रमुख, याद रख लेना। इस समय प्रशासनिक यूनिट देखोगे, प्रशासनिक यूनिट समझना है, प्रशासनिक यूनिट देखिए, ओके। प्रशासनिक इकाई में देखेंगे तो सबसे नीचे ग्राम, ग्राम, ग्राम के ऊपर में देखोगे, ग्राम का ऊपर तो क्या होगा, परगना, ग्राम का ऊपर परगना, और परगना के ऊपर तहसील, है ना, तहसील, तहसील का ऊपर जिला, जिला, ठीक, ये आपको जानना है। और जिला के ऊपर में आज क्या होता है, संभाग, वही संभाग था, याद रखोगे, याद रहेगा तो ये याद रखना, ग्राम, परगना, तहसील, जिला, संभाग, ओके, इतना आपको जानना है। ग्राम में कौन होता था उस समय, तो ग्राम में पटवारी, पटवारी, ठीक, यहां पर पटवारी नियुक्त किया जाता था, पटवारी। परगना में नायब तहसीलदार, एनटी, एनटी लिख रहा हूं, नायब तहसीलदार। यहां पर देखोगे तो तहसीलदार, ओके। जिला में देखोगे, जिला में तो जिला में याद रख लेना उस समय एक्चुअल में डिप्टी कमिश्नर या अतिरिक्त कमिश्नर थे, एडिशनल कमिश्नर, ओके। और संभाग में तो कमिश्नर होते थे। ये आपको जानना है, ठीक। तो इस तरीके से आपको जानना है, ये हो गया क्या जी, प्रशासनिक यूनिट। अब देखो तहसील बन गए, अब जिला भी तो बनाना है, जिला भी बनाना है, तो देखो क्या हुआ, जिला देखो, जिला तो एक डेट याद रखो, 2 नवंबर 1861, इस डेट पर मध्य प्रांत का गठन होगा, सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत का गठन होगा। इस मध्य प्रांत में 3 क्षेत्र होंगे, 3 क्षेत्र, एक तो महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, एक तो एमपी का कुछ क्षेत्र, और एक छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के मध्य प्रांत का गठन होगा। और इसके अंतर्गत इसी 61 में देखोगे, 1861 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए जाएंगे। कितने जिले, छत्तीसगढ़ में 3 जिले, याद रख लेना, 3 जिले कौन कौन सा, तो देखो सर, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, याद रख लेना, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। और रायपुर क्या बन गया सर, हेडक्वार्टर, रायपुर बन गया हेडक्वार्टर, ओके, याद रख लेना। 61 में 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर मध्य प्रांत के अंतर्गत, ओके, याद रख लेना। अब देखो 1862, 1862 में इसी मध्य प्रांत में देखोगे, मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत मतलब सेंट्रल प्रोविंस उस समय का, मध्य प्रांत में 5 संभाग बनते हैं, 5 संभाग बनाए जाते हैं, नागपुर, जबलपुर, सागर, गोदावरी तालुका और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ये लिख दूं, क्या लिखना पड़ेगा, 5 संभाग, देखो ये देखो, नागपुर, गोदावरी तालुका, जीटी लिख रहा हूं, ठीक, जबलपुर, सागर और छत्तीसगढ़, ओके। नागपुर इस में देखोगे तो ये राजधानी बनता है, राजधानी, ये आपको जानना है, राजधानी किसका, मध्य प्रांत का। इधर छत्तीसगढ़ पहली बार 1862 में क्या बना, स्वतंत्र संभाग बना, स्वतंत्र रूप से
संभाग बना। कितने जिले हैं इसमें जी? तो 3 जिले सर, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। इतना याद हुआ। देखिए कैसे ब्रिटिश लोग कैसे पुनर्गठन कर रहे हैं, प्रशासनिक पुनर्गठन कैसे हो रहा है। अब देखो छत्तीसगढ़ बन गया संभाग और इसके अंतर्गत 3 जिले। ओके, याद रख लेना, छत्तीसगढ़ बन गया संभाग, 3 जिले रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। इधर तहसील भी आ गए हैं, 5 तहसील, रायपुर, रतनपुर, धमतरी, धमधा, दुर्ग, 5 तहसील, 3 जिले। तो अभी भी ये रायपुर और बिलासपुर देखोगे तो कब जिला बना है पूछा जाता है, 1861 में, 1861 में। ये संबलपुर तो बाद में चला जाएगा बंगाल प्रांत में, ठीक है, इसके जगह याद रख लेना, अभी देखेंगे। अब देखो अब बन गया 3 जिले। 3 जिले के बाद में देखोगे तो 1905 याद करना, डेट याद करते चलो। 1905, 1905 में होगा बंगाल विभाजन, 1905 में होगा बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन का असर देखोगे तो पूरे देश में पड़ेगा। और इसी फलस्वरूप देखोगे तो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप 1905 में भौगोलिक पुनर्गठन होता है। भौगोलिक पुनर्गठन याद रख लेना, ठीक, भौगोलिक पुनर्गठन देखने को मिलेगा 1905 में। और 1905 में भी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ पहले ऐसा होता है, ये देखिए, ये आपका कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है, ये आपको जानना है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया रायपुर, ठीक, ये हो गया रायपुर, अरे यार, ये हो गया बिलासपुर, ये संबलपुर, ये तो बस्तर है ना, रियासत के रूप में बस्तर तो है, तो बस्तर को भी मत लिखो, ये 3, ठीक। अब भौगोलिक पुनर्गठन के फलस्वरूप देखोगे तो छत्तीसगढ़ के इधर देखोगे उड़ीसा है और क्या है, बंगाल है ना, वेस्ट ऑफ बंगाल। तो उड़ीसा में बोलते हैं क्या, ओडिया। तो ये वाला रीजन देखोगे, ये वाला रीजन, तो ये लोग क्या बोलते हैं, क्या, उड़िया होते हैं, उड़िया बोलते हैं। और उस समय उड़ीसा किस में था, बंगाल प्रांत में शामिल। तो उस समय क्या कर दिया गया, ये देखो भाषा के आधार पर ये उड़िया जो क्षेत्र है उसको बंगाल प्रांत में शिफ्ट कर लिया गया। किसमें जी, बंगाल प्रांत में शिफ्ट कर लिया गया, ठीक, बंगाल प्रांत में चला गया। और इसी जगह में देखोगे तो ये वाला रीजन क्या है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का प्लाटियू पठार। तो छोटा नागपुर का पठार वाला, ठीक, क्या, 5 ठो रियासत, क्या क्या, एक कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और ये जसपुर, ये 5 रियासत, ठीक है। ये संबलपुर के भी 5 रियासत किस में चले जाते हैं, बंगाल प्रांत में। तो इधर से छोटा नागपुर पठार का 5 रियासत किस में आ जाता है, ये छत्तीसगढ़ में आ जाता है। तो ये वास्तविक स्वरूप में आ जाता है अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। और इसी फलस्वरूप अब संबलपुर किस में चला गया, हट गया, तो ये तो हट गया ना, तो एक जिला और बनाया जाएगा। तो इसके बाद दुर्ग को एक नया जिला बनाया जाता है 1906 में। बढ़िया ध्यान से समझो, 1906 में आपका देखोगे तो संबलपुर के स्थान पर, अब इसको सीधा संबलपुर को हटा ही दो, सीधा ऐसा भी लिख सकते हो, दुर्ग को नया जिला। तो दुर्ग को नया जिला, संबलपुर तो हट गया, तो दुर्ग नया जिला बनता है। बात समझ आया जी। तो फिर से 3 हो गए ना, 1 2 3 हो गए ना, जिले की संख्या 3। संबलपुर अब हट गया भाई, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ बन गया ऐसा, ठीक, ये हो गया। ये जो संबलपुर था यहाँ पर, ये वाला, ये हट गया, तो ये बन गया छत्तीसगढ़। बात समझ आ रही है, ओके, एनर्जी है, पढ़ रहे हो। तो अब बन गया संबलपुर, क्या हट गया, और दुर्ग बन गया सर। ये है आपका क्या,
तो प्रशासनिक व्यवस्था, इतना आपको जानना है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था 5 तहसील, 5 तहसील याद रख लेना, 3 जिला और छत्तीसगढ़ भी क्या बन गया सर, छत्तीसगढ़ संभाग बन गया सर। ओके ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग को देखना है क्या, राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था। ओके, राजस्व व्यवस्था देखो, ठीक, शुरुआती ब्रिटिशों का राजस्व व्यवस्था इस समय। तो राजस्व व्यवस्था के लिए लोग क्या करते थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये लोग करते थे क्या सर, एक मिनट ना, ठीक, राजस्व व्यवस्था के तौर पर ये लोग करते थे उस समय एक ठो रूल लागू किए थे। क्या रूल, तो त्रिवर्षीय राजस्व व्यवस्था, 3-3 साल का ये लोग एक प्लान किए थे, जैसे कि 5 ईयर प्लान आया था ना, उसी तरीके से त्रिवर्षीय राजस्व व्यवस्था। और ये चला कब तक, तो 1855 से देखोगे तो 61 तक चला, फिर ये बंद हो गया, फिर बाद में बंद। ओके सर, तो त्रिवर्षीय राजस्व व्यवस्था ये याद रख लेना इस समय था। अब इस समय देखोगे तो क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिए थे, एरिया को 3 क्षेत्र में। क्षेत्र कैसे डिवाइड थे, 3 भाग में। एक तो बना दिए थे क्या, तो खालसा जमीन था, खालसा, खालसा जमीन था। एक जमींदारी क्षेत्र था, जमींदारी क्षेत्र, और एक था उस समय ताहूददारी। ताहूददारी किसने शुरू की, क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट। खालसा पहले मराठा के अंतर्गत थे, तो इसके लिए आपका देखोगे तो उस समय गौटिया, गौटिया लोग नियुक्त कर दिए, गौटिया के अंडर में कर दिया गया खालसा क्षेत्र को। जमींदारी देखोगे तो जमींदार ही थे इस समय, जमींदार ही थे। और ताहूददारी में देखोगे तो ताहूददार थे, है ना, ताहूददार थे। ये ताहूददारी व्यवस्था सबसे पहले प्रारंभ किसने की, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन लोग, सैंडिस, सैंडिस, ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस। कौन लोग है जी, सैंडिस को, सैंडिस ने ताहूददारी शुरू किया। पानी पी लूं क्या जी, थोड़ा सा, ताहूददारी सैंडिस। ओके, अब देखो इसी के अंतर्गत देखोगे तो कितने ताहूददारी आपका क्षेत्र बना था। सैंडिस देखोगे, सैंडिस, सैंडिस ने 2 बनाया, लोरमी तरेंगा, 1826 1828। फिर देखोगे तो रघुजी कौन, थर्ड, रघुजी थर्ड के समय में 2, 1843 1848, क्या सिरपुर और लवन। फिर देखोगे फिर इलियट, इलियट, इलियट अब बनाएगा, इलियट इसी समय फिर से ताहूददारी व्यवस्था लाएगा और इलियट करेगा। 3 ठो इलियट याद रख लो, ब्रिटिश शासन के समय 3 ठो, संजारी, खल्लारी, सिहावा। ओके, तीनों देखोगे कब, 1858 सर, कोई दिक्कत सर, तो ये याद रख लेना। ये है ताहूददारी व्यवस्था। कौन लोग होते थे, ताहूददार लोग थे, याद रख लेना, ठीक है। तो ये याद कर लेना। अब 3 ठो और नया बन गया, 3 और नया बन गया। कितने नया बन गए, तो 3 बन गए सर, 3 कब, 1858 चार्ल्स इलियट के समय में। कोई दिक्कत बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ही हम लोग क्या देखते हैं, एक और लाखा बांटा। क्या जी, तो लाखा बांटा। ओके, लाखा बांटा, ये व्यवस्था क्या है सर, मेंस वाले ध्यान देंगे, इसको पूछा गया है बार बार। लाखा बांटा तो जमीन की अदला बदली, जो अच्छी जमीन होती है ना,
अच्छी जमीन कहने का मतलब उपजाऊ जमीन, ठीक है। अच्छी जमीन का अदला बदली ताकि सभी लोगों को समान रूप से अच्छी उपज मिल पाए, इसलिए किसानों में जमीनों का अदला बदली कराते थे लाखा बांटक के थ्रू। ओके, तो याद रख लेना, अदला बदली। ओके, ठीक। अच्छी जमीन का अदला बदली क्यों, उद्देश्य जान रहे हो ना, ताकि समान रूप से किसान इसका लाभ ले पाए, समान रूप से लाभ सबको हो सके। ठीक है, याद रहेगा, ये आपको जानना। इसी समय ब्रिटिश लोग लेकर आए थे लाखा बांटा। ओके, कोई दिक्कत? अब देखोगे तो इसी समय भू राजस्व के रूप में या राजस्व व्यवस्था को 4 क्षेत्रों से लोग टैक्स कलेक्शन करते थे। क्या जी? टैक्स कलेक्शन। देखो कहां कहां से टैक्स आता था, तो 4 प्रकार के प्रमुख रूप से देखोगे तो आपका क्या, भू राजस्व लेते थे, भूमि कर, भू राजस्व सबसे प्रमुख था, ठीक है, जो एक प्रकार का भूमि कर था, भूमि कर। कोई दिक्कत? दूसरा देखोगे, दूसरा तो इसी में लेते थे क्या, पंडरी कर। पंडरी कर, पंडरी कर कैसा है? गैर कृषि कर है, गैर कृषि कर है ना। इसी में क्या लेते थे, और तो जानते छो क्या, तो चुंगी कर, सायर कर है ना, सायर कर, उसको चुंगी कर कहा गया। ओके, चुंगी कर। ओके, याद रख लेना। और क्या एक ठो क्या था, कलाली ना, आबकारी, आबकारी कर, तो इसको याद रख लेना। ये 4 प्रमुख थे, जिसमें सर्वाधिक या सर्व प्रमुख कौन सा, तो ये था सर सर्व प्रमुख। ये 4 प्रकार के टैक्स, राजस्व, रेवेन्यू कहां से आता था, इन सब से आता था, इनको भी याद रख लेना है। ओके, कोई दिक्कत? बताइए, इसको भी याद रख लेना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो ये टैक्स हो गया, राजस्व व्यवस्था हो गया। अब हम लोग को देखना है पुलिस व्यवस्था, देख लेते हैं पुलिस व्यवस्था। क्या सर? पुलिस व्यवस्था देख लेते हैं। थोड़ा पुलिस विभाग बड़ा है, इसलिए लास्ट में लिखा था, लेकिन पहले लिख रहा हूं। पुलिस व्यवस्था देखो, पुलिस व्यवस्था ना, लॉ एंड ऑर्डर को, किसके लिए यार, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो उस समय पुलिस थाना बनाया गया। पुलिस थाना तहसीलों के थ्रू, तहसीलों के थ्रू, तो 4 पुलिस थाना बने, 4 पुलिस थाना शुरू में, ठीक है, शुरू में 4 पुलिस थाना। क्या? एक तो रायपुर सदर, रायपुर सदर, ठीक, ये कब की बात है, 1855। ओके, रायपुर सदर। और देखोगे तो 3 ठो तहसील बताओ शुरू, तो रायपुर तहसील, रायपुर तहसील है ना, दूसरा रतनपुर तहसील, रतनपुर तहसील, ठीक, और तीसरा और क्या था उस समय, धमतरी तहसील। ओके, ये चारों जगह में देखोगे तो क्या, पुलिस थाना, पुलिस थाना, तो इसको याद रख लेना, पुलिस थाना। अब देखो, फिर ये 3 तहसील के बाद 57 में 1857 में 2 ठो नया तहसील बना, 2 नया तहसील। तो ये 2 नया तहसील क्या था, एक तो था क्या जी, एक था आपका क्या, धमधा, और एक आपका था दुर्ग। तो धमधा में भी पुलिस थाना बनाया गया बाद में, ओके, और दुर्ग में भी बनाया गया पुलिस थाना।
बात समझ रहे हो कि नहीं? पुलिस थाना, तो ये 4 और ये लोग भी शामिल हो गए बाद में। उस समय देखोगे, उस समय देखो एक पुलिस थाना में या आप देख सकते हो, ठीक है, एक तहसील के थाना में, है ना, प्रत्येक तहसीलदारी के अंतर्गत या एक तहसील के अंतर्गत, ये तहसील वाला है ना, तहसील के अंतर्गत, ठीक, ये तहसील के अंतर्गत क्या है? तहसीलदारी क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था ना, तो एक तहसील के अंतर्गत या प्रत्येक तहसील में देखोगे, प्रत्येक तहसील लिख देते हैं, 15 पुलिस थाना थे, ठीक है, ये आपको जानना है। प्रत्येक तहसील मतलब एक एक तहसील में 15-15, तो 15-15-15-15 इस तरीके से 15 पुलिस थाना हुआ करते थे। इसको याद रख लेना है, ठीक है, ये आपको याद रहेगा, ठीक, ओके, ठीक, इसको जानना। तो 55 में ये हुए, फिर पुलिस का पुनर्गठन, पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन करके 2 ठो और तहसील जोड़ दिया गया, ये आपको जानना। फिर इसके बाद देखोगे तो 1858 को याद रख लेना, पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नई पुलिस मैनुअल जारी किया गया। पुलिस मैनुअल कैसे कैसे होगा, ठीक, पुलिस मैनुअल, और पुलिस मैनुअल के अंतर्गत ही देखोगे, ठीक, या आप इसी को फिर से देखो तो 1859 याद कर लो, फिर इसके बाद बताता हूं। 1859 में नई पुलिस व्यवस्था लाया गया, नई पुलिस व्यवस्था, और इसके अंतर्गत देखो तो एक नया पुलिस व्यवस्था आज का जैसा है ना वैसी, आरक्षक, ऐसे लिख देता हूं, आरक्षक के ऊपर में देखोगे तो प्रधान आरक्षक, ठीक, आरक्षक, प्रधान आरक्षक लिख दूं, प्रधान आरक्षक, ठीक, फिर देखोगे तो मुख्य आरक्षक, इसमें एसआई नहीं होते थे उस समय। फिर मुख्य आरक्षक के बाद थानादार, ठीक, फिर थानादार के बाद देखोगे तो डिप्टी डीएसपी होते हैं ना, डीएसपी, उप जिला अध्यक्ष, ठीक, और फिर एसपी या इसी को डीएसपी लिख लो सीधा, फिर एसपी, याद रहेगा, ठीक, ये आपको जानना। सहायक पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, ठीक, या इसी डीएसपी या एएसपी बोलते हैं, ठीक, और ये एसपी। तो इस प्रकार से रहा है। टीआई, ये टीआई है ना, इंस्पेक्टर, ओके, ये आपको जानना। तो ये पुलिस व्यवस्था लाया गया इस तरीके से, इसको जान लेना है, ठीक। पुलिस मैनुअल कब लाया गया है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। तो पुलिस मैनुअल 1858, इसको जान लेना, ठीक। नवीन पुलिस व्यवस्था देखोगे तो ये 59 नहीं है जी, 61 है ना, थोड़ा सा गलत लिख डाला हूँ। 1861 में नई पुलिस व्यवस्था, 58-57 में पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन, और 55 में देखोगे तहसीलदारी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस लाया गया। ये आपको जानना है, तो याद रख लेना 55, फिर आप 57, फिर आप 58 और 61, ये 4, ये तहसीलदारी के अंतर्गत पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन, उसमें 2 नए तहसील जोड़े गए, फिर पुलिस मैनुअल, फिर देखोगे तो नई पुलिस व्यवस्था। ये 4 डेट को याद कर लेना। कोई दिक्कत है बताइए, इतना में कोई दिक्कत बताइए, है ना। अब पुलिस व्यवस्था के बाद देखोगे तो न्याय व्यवस्था, देखो न्याय व्यवस्था देखना है, ओके। न्याय व्यवस्था देखिए, पुलिस व्यवस्था हो गया, न्याय व्यवस्था देखिए।
न्याय व्यवस्था के अंतर्गत देखोगे तो आप रायपुर को ले लो और बिलासपुर को ले लो। रायपुर और बिलासपुर ये दोनों जगह देखोगे तो कौन न्यायिक काम करेगा? तो कौन? डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर न्यायिक काम करेगा, ये लिख लो। इसके बाद देखोगे रायपुर बिलासपुर हो गया, फिर क्या जी? आपका दुर्ग। दुर्ग क्षेत्र में देखोगे तो कौन लोग? आपका डिप्टी कमिश्नर। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कर रहा है ना, तो यहाँ पर अतिरिक्त कमिश्नर, ठीक, सहायक कमिश्नर, है ना। यहाँ पर देखोगे तो तहसीलदार, ठीक, ये सब लोग, ठीक, इसको याद रख लेना। ओके, कोई दिक्कत? तो ये हो गया। अब देखो उस समय संभाग बन चुके हैं। संभाग है ना, छत्तीसगढ़ संभाग है ना। संभाग के अंतर्गत कितने जिले? तो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, 3 जिले हो गए। और इसके अंतर्गत आप देखोगे तो क्या 5 ठो क्या जी तहसील हैं? रायपुर, रतनपुर, धमतरी, धमधा और दुर्ग, ये 5 क्या है? तहसील है। इस तरीके से है ना। ये क्या हो गया? जिला। और ये क्या हो गया? संभाग। कोई दिक्कत? बताइए। संभाग, जिला, तहसील, इस तरीके से है ना प्रशासनिक व्यवस्था। तो अब हम लोग को समझना है क्या, ठीक। और ये किसके अंतर्गत है? मध्य प्रांत के अंतर्गत, याद रख लेना। आप समझना है, बात समझो। ये हो गया संभाग, ये हो गया जिला। तो जिला में देखोगे तो न्याय व्यवस्था के लिए क्या था? तो जिला में था आपका जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सत्र एवं जिला न्यायालय होता है ना, सत्र एवं लिखा रहता है, आज भी लिखा रहता है, जिला न्यायालय स्थापित किया गया, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया। क्या जी? जिला न्यायाधीश नियुक्त। ओके, इसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय बोलते हैं, सत्र एवं जिला न्यायालय जो भी लिख लेना, जिला एवं सत्र न्यायालय होगा। ऐसी आप ये सब चीज जानते हो। फिर से ठीक। तो यहां पर कुल मिलाकर जिला स्तर पर एक न्यायालय और जहां पर जिला न्यायाधीश जो न्यायिक काम करेगा, ठीक है। जिला में आप देखोगे उसके बाद और क्या किए गए? तो 1871 और 1921 दो डेट याद रख लेना, 1871 और 1921। 1871 में जनजातीय एक्ट लाया गया, जनजातीय एक्ट। ओके, याद रख लेना, जनजातीय एक्ट। ओके, ये क्या था? आपराधिक मामले के लिए था। आपराधिक जनजातीय एक्ट या आपराधिक मामले के लिए था, इसको याद रख लेना। कोई दिक्कत? तो ये आपको जानना है। 1921 में देखोगे, 1921 में तो दीवानी और फौजदारी न्यायालय लाया गया। 1921 में दीवानी और फौजदारी न्यायालय लाया गया, इसको जान लेना है, ठीक है। तो ये लिख लेना, दीवानी और फौजदारी, ठीक, न्यायालय। ओके, ये आपको जानना है। ओके, तो ये हो गया न्याय व्यवस्था। अब न्याय व्यवस्था के बाद देखोगे तो डाक व्यवस्था। देखो डाक वाला का क्या, डाक वाला ना, डाक वाला का काम हुआ है देख लो। डाक व्यवस्था का है, याद हो रहा है भाई। डाक व्यवस्था देखोगे तो हरकारे आ जाएगा, है ना, ठीक। डाक व्यवस्था देखो तो 1857 में, 1857 में देखोगे तो रायपुर में स्थापित होगा प्रथम डाकघर। 1857 रायपुर में प्रथम डाकघर, रायपुर में
प्रथम डाकघर, याद रहेगा। इस डाकघर के पोस्ट मास्टर कौन होंगे? पोस्ट मास्टर कौन होंगे जी? तो स्मिथ याद कर लेना, पूछता है प्रथम पोस्ट मास्टर कौन बना? तो स्मिथ। ओके, पोस्ट मास्टर स्मिथ। ओके, कोई दिक्कत? ये आपको जानना है, ठीक है। अब इसी समय में देखोगे तो एक चीज और लिख लो यहां पर अलग से, 1 मई 1855, ठीक, ये डाकघर में मत लिखना, ये अलग से लिख लो। 1 मई 1855 को क्या हुआ था तो आपको जानना है। तो ब्रिटिश रुपया प्रचलन में आ गया, रुपया का प्रचलन, रुपया का शुरुआत, प्रचलन शुरू हुआ। ओके, ये आपको जानना है, 1 मई 1855, और इसको शुरू किया गया। और इसके बाद 5 जून 1855 को नागपुरी रुपया था, जो नागपुरी मराठों का चलता था पहले, नागपुरी रुपया है ना, उसको बंद कर दिया गया, नागपुरी रुपया को बंद कर दिया गया। कोई दिक्कत जी? इसको जानना है। तो ब्रिटिश रुपये का, ब्रिटिश पैसे का, ब्रिटिश सिक्का प्रचलन में आ गया, है ना। ब्रिटिश रुपया या सिक्का बोलो, वो भी वो इच्छा है ना। ब्रिटिश पैसा बोलो, वो भी है वो इच्छा है। तो इसका प्रचलन शुरू हुआ ब्रिटिशों का लिख देता हूँ भाई, फिर नागपुरी रुपया में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये नागपुरी रुपया जो मराठों का था वो बंद हो गया, ये आपको जानना है। क्या हुआ? अरे यार कट गया ना, ठीक, लिख तो लिए होगे, वो देख लेना आप, ठीक, ये आपको जानना है। तो ये हो गया। एक और आपको जानना है शैक्षणिक व्यवस्था, इंपॉर्टेंट है। शैक्षणिक व्यवस्था, उस समय शिक्षा के लिए क्या क्या काम हुए, इसको समझ लो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो शैक्षणिक व्यवस्था में उस समय शिक्षा का कार्य अंग्रेजी में शुरू हो गया, शैक्षणिक कार्य अंग्रेजी में शुरू हो गए, है ना। जो हिंदी था, मराठी था, वो किसने ले लिया? अंग्रेजी ले लिया, ठीक। तो शैक्षणिक कार्य अंग्रेजी में शुरू हो गया। और 1920 में क्या, 1920 में देखोगे तो सबसे पहले शिक्षा के लिए एक आयोग बना। ओके, तो याद रख लेना, शिक्षण मंडल की स्थापना देखोगे या शिक्षण विभाग की स्थापना 1920। ओके, याद रख लेना, शिक्षण विभाग की स्थापना। ओके, ये आपको जानना है। और इसी के अंतर्गत देखोगे, ठीक, तो शिक्षण विभाग तो 1920 में हुआ, लेकिन इससे पहले से स्कूल शुरू हो गए थे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिशों के द्वारा, ठीक। तो इस स्कूल शुरू हो गए थे, कब कब क्या क्या देख लो, ठीक। तो 1907 याद रख लेना, 1907 सालेम स्कूल, ठीक, इंग्लिश है, याद रख लेना। 1911 इसको याद रख लेना। 1911 में सालेम के बाद सेंट पाल स्कूल, याद रहेगा। और एक आपको याद रख लेना है 1913। तो 1913 में आप लोग को जानना है क्या, लॉरी स्कूल, लॉरी, ओके, याद रहेगा। ये सब उस समय ब्रिटिशों ने स्थापित किया था शैक्षणिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम को लोग बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। ये आपको जानना है। स्वतंत्र शिक्षण विभाग का स्थापना कब?
तो 1920 में इस विभाग के अंतर्गत देखो तो 1925 में कालीबाड़ी संस्था का स्थापना, कालीबाड़ी में शिक्षण संस्था। ओके, ये आपको जानना। तो इस प्रकार से इन्होंने कई महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में काम किए हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया अलग अलग व्यवस्था। ठीक, जो ब्रिटिश कालीन शुरुआती प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से उन लोगों ने लाया, इसको समझे हम लोग। तो देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। ठीक, कहाँ से भाई, ये है, देखो इससे पहले ये देखो, देखिए यहां शुरू किए थे। तो 11 दिसंबर आपका 1853 रघुजी थर्ड मृत्यु, कौन आज आ गया, ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिश आए, अपना काम धाम शुरू करेंगे, गोपाल राव इलियट को पावर ट्रांसफर कर देंगे। पावर ट्रांसफर तो छत्तीसगढ़ में है इलियट, नागपुर में है मेंसल। ओके, यही हम लोग देखें, छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर, सहायक कमिश्नर और अतिरिक्त कमिश्नर बनाए जाएंगे। वो जो कौन गोपाल राव पावर ट्रांसफर किया था, वो बिलासपुर के अतिरिक्त कमिश्नर बनाए जाएंगे क्योंकि भारतीय बनना था। रायपुर के अतिरिक्त कमिश्नर बनेंगे मुहिबुल हसन, इसको याद कर लेना। उसके बाद देखोगे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन व्यवस्था शुरू, प्रशासनिक कार्य देखेंगे, राजस्व व्यवस्था देखेंगे, न्याय व्यवस्था, डाक व्यवस्था, शैक्षणिक, पुलिस, सब देखेंगे। ठीक है, तो इसी में प्रशासनिक के अंतर्गत देखोगे, प्रशासनिक के अंतर्गत तो तहसीलदारी लाया गया। तहसीलदारी 3 ठो बना 55 में। ठीक, रतनपुर, आपका रायपुर और धमतरी। तहसील को आपका देखोगे तो परगना का ऊपर रखा गया, तो परगना तहसील के अंडर, और यहाँ पर परगना का पुनर्गठन करते हुए जो कमावंशदार थे उस समय उसको हटा करके नायब तहसीलदार नियुक्त कर दिया। यहाँ पर तहसीलदार 2 ठो नया तहसील बना 57 में, 5 तहसील हो गया। ये आपको जानना है। प्रशासनिक इकाई गांव, ग्राम, ग्राम के ऊपर परगना, परगना के ऊपर तहसील, तहसील के ऊपर जिला, जिला और जिला के ऊपर संभाग। पटवारी ग्राम में, परगना में एनटी, यहाँ पर तहसीलदार, जिला डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर। इसी अंतर्गत देखोगे तो 2 नवंबर 1861 को याद रख लेना, क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले बने। 3 नए जिले, इसको याद रख लेना। रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। संबलपुर चला जाएगा बाहर, आपका बंगाल प्रांत। उसके जगह में 1906 में देखोगे तो दुर्ग बनेगा, और 3 जिले याद रख लेना। 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बनेगा मध्य प्रांत के अंतर्गत, और छत्तीसगढ़ स्वतंत्र रूप से संभाग कब बना, ये क्वेश्चन आ चुका है 1862। अब 1905 में बंगाल विभाजन, पुनर्गठन होगा, भौगोलिक पुनर्गठन, दुर्ग नया जिला बनेगा, संबलपुर चला जाएगा बंगाल प्रांत में, और 5 आपका चांगबखार, कोरिया, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर वाला जो रियासत है वो छोटा नागपुर के पठार से इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, एक तरफ गया 5 रियासत, एक तरफ 5 रियासत आया, इसको जान लेना। ठीक, 1906 में दुर्ग बन गया नया जिला, 3 जिले 5 तहसील, याद रख ले। ठीक है, इसके बाद राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था में त्रिवर्षीय राजस्व व्यवस्था लाया गया, कब से कब तक चला पूछा जाता है। ठीक, इसी के अंतर्गत 3 क्षेत्र, खालसा, जमींदारी, ताहूतदारी, गौटिया, खालसा, गौटिया। पहले यहाँ पर कौन लोग थे, तो खालसा जमीन देखोगे तो मराठों के अंडर में था। अब जमींदारी, जमींदार के अंतर्गत, ताहूतदारी देखोगे तो ताहूतदार के अंतर्गत, और ताहूतदारी में देखोगे तो इलियट ने इस समय नए ताहूतदारी शुरू किसने किया, सेंडिस ने। कब, लोरमी तरेंगा, सिरपुर लवन, और ये 3 याद रख लेना आपका, सिहावा, संजारी और खल्लारी, ये 1858 में। ओके, इसके बाद देखोगे तो लाखा बांटा, और देख लो लाखा बांटा, अच्छी जमीन की अदला बदली, समान रूप से लाभ सबको हो, इसके लिए था। इसी समय देखोगे तो भू राजस्व, भूमि राजस्व सर्व प्रमुख आय का स्रोत था। पंडरी कर लगता था, चुंगी कर, आबकारी कर, ये सब कर लगते थे, याद रख लेना। पुलिस व्यवस्था देखोगे तो पुलिस व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के लिए उस समय तहसील से शुरू हुआ पुलिस व्यवस्था। तो शुरू में 55 में 3 तहसील थे और एक रायपुर सदर, क्योंकि रायपुर राजधानी था, तो ये 4 जगह में पुलिस थाना हर तहसील के अंतर्गत देखोगे तो यहाँ पर कितना जी, 15 जी, यहाँ पर कितना जी, 15 जी, यहाँ पर कितना जी, 15 जी, यहाँ पर कितना जी, 15 जी। फिर इसका भी पुनर्गठन किया गया पुलिस व्यवस्था का 1857 में। 2 ठो नया तहसील बना, उसमें तहसील के अंतर्गत
फिर से 15-15 पुलिस थाना और स्थापित किए गए। प्रत्येक तहसील में पूछा जाए तो 15 पुलिस थाना। उसके बाद 58 में देखोगे सर तो पुलिस मैनुअल, 61 में देखोगे नई पुलिस व्यवस्था जिसमें आरक्षक, प्रधान आरक्षक, मुख्य आरक्षक, टीआई, डीएसपी और एसपी, इसको याद रख लेना। तो ये 4 डेट 55, 57, 58 और 61 ये चारों पुलिस व्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद न्याय व्यवस्था तो रायपुर और बिलासपुर में डिप्टी कमिश्नर, ठीक, ये न्यायिक काम करता था। और दुर्ग में देखोगे दुर्ग जिला के अंतर्गत तो ये लोग काम करते थे। ठीक है, जिला में बना दिए जिला एवं सत्र न्यायालय और जिला न्यायाधीश नियुक्त कर दिए। 1871 में देखोगे तो आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए आपराधिक जनजाति एक्ट लाया गया, क्योंकि बस्तर जनजातीय क्षेत्र है ना अब, और जो छोटा नागपुर का पठार वाला जो रियासत है वो भी जनजातीय था, इसलिए जनजाति एक्ट लाया गया। 1921 में देखोगे तो दीवानी और फौजदारी दोनों आपके न्यायालय स्थापित किए गए, ये देख लो। ठीक, इसके बाद देखोगे शैक्षणिक तो अंग्रेजी कर दिया गया माध्यम और स्वतंत्र शिक्षा विभाग देखोगे कब तो 1920 सर। 1907, 11, 13 और 25 को याद कर लेना। 7 में सालेम पूछेगा, 11 में सेंट पाल, ठीक है, 13 में लॉरी कॉलेज, लॉरी स्कूल और 25 में देखोगे सर तो कालीबाड़ी शिक्षण संस्थान, इसको याद कर लेना। तो इस तरीके से अलग अलग व्यवस्था को हम लोग देखे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा, याद हुआ होगा। 1-2 बार इसको पढ़ना है, नोट्स बनाना है और याद करना है, एकदम क्लियर रूप से याद हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आने वाले टॉपिक को। ठीक, थैंक यू।